Hello friends, welcome to my channel. So today we are going to see the first unit of BNS 184, that is epidemiology. So let's start the session with the definition of epidemiology. तो देखते हैं कि epidemiology की definition क्या है. So epidemiology is the study of the distribution and determinants of health related states or events in specified populations, and the application of this study to the prevention and control of health problems. So it is the study of distribution and determinants of health related states. तो distribution क्या हो गया, कोई भी डिसीज की टेंडेंसी कि कोई भी डिसीज लेट्स से कौन सी पर्टिकुलर रीजन में ज्यादा स्प्रेड हो रही है या फिर कौन से लोगों में वो ज्यादा पाई जा रही है, जैसे कि वो यंग एडल्ट्स में ज्यादा हो रही है या बच्चों में ज्यादा स्प्रेड हो रही है, और या इस तरीके से उस पर्टिकुलर डिसीज की एक टेंडेंसी स्टडी की जाती है. एंड डिटर्मिनेंट्स होता है कि कौन से फैक्टर्स है जो उस पर्टिकुलर डिसीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स. तो डिटर्मिनेंट्स का एक एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँ तो कोई भी सिटी जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज्यादा है वहां पे हो सकता है कि अस्थमा के केसेस भी ज्यादा हो. तो एयर पोल्यूशन क्या हो गया, उस पर्टिकुलर डिसीज का कॉज हो गया. तो कोई भी डिसीज ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे कोई कॉजेस होते हैं, कोई फैक्टर्स होता है जो उस पर्टिकुलर डिसीज को इन्फ्लुएंस करता है, तो वो होते हैं डिटर्मिनेंट्स. तो एपिडेमियोलॉजी क्या हुआ, इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशंस. जिस पॉपुलेशन में ये डिसीज स्प्रेड हो रहा है, उस पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है. और जो भी स्टडी की गई है अबाउट दैट पर्टिकुलर डिसीज, उस स्टडी को वो पर्टिकुलर डिसीज के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो जो भी एक पर्टिकुलर डिसीज को लेके स्टडी हुआ है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स, उसी स्टडी को इम्प्लीमेंट किया जाता है उस पर्टिकुलर डिसीज के प्रिवेंशन या कंट्रोल करने में. ओके, तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी. अभी हम इसके टाइप्स देखते हैं. देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टडी. एक होता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी. तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या है? ऑब्जर्वेशनल स्टडी मतलब जहाँ पे रिसर्चर कोई इंटरवेंशन या मैनिपुलेशन नहीं कर रहा है स्टडी में, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे वो डेटा गैदर कर रहा है. ठीक है, तो ये होता है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज. और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होता है जहाँ पे रिसर्चर कुछ मैनिपुलेशंस लेके आते हैं या फिर कुछ इंटरवेंशंस लेके आते हैं और उसके बाद वो डेटा गैदर करते हैं और फिर एक एक्सपेरिमेंटल वे में वो स्टडी होता है. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल में ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्चर डेटा गैदर करेगा और स्टडी करेगा. और एक्सपेरिमेंटल में कुछ मैनिपुलेशंस और इंटरवेंशंस करके पहले क्या थी चीज और बाद में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, उस बेसिस पे स्टडी किया जाता है. तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो भी है हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. इस सेशन में हम लोग ऑब्जर्वेशनल स्टडीज पे फोकस करते हैं. तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के वापस दो टाइप्स है. एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, एक एनालिटिकल स्टडीज है. तो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज मतलब कोई भी पर्टिकुलर डिसीज का एक डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी होता है. मतलब कि उस डिसीज की टेंडेंसी कि कौन से पर्टिकुलर पॉपुलेशन में हो रहा है, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, या फिर कौन से रीजन में हो रहा है. उस पर्टिकुलर डिसीज का कोई एक पर्टिकुलर सीजन है क्या, जैसे कि कोई पर्टिकुलर डिसीज रेनी सीजन में ज्यादा बढ़ रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर डिसीज समर सीजन में ज्यादा स्प्रेड हो रहा है. तो एक टेंडेंसी या फिर इन डेप्थ स्टडी कि उस डिसीज के कॉजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से रीजन में स्प्रेड हो रहा है, कौन से पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ज्यादा दिख रहा है, इन डेप्थ स्टडी डिस्क्रिप्टिव स्टडी में होता है. एंड एनालिटिकल स्टडीज में क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर डिसीज को वेरिएबल्स के साथ कंपेयर किया जाता है और उस पर्टिकुलर डिसीज का कॉज एंड इफेक्ट
स्टडी किया जाता है। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि क्या है डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल स्टडीज। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में टू टाइप्स ऑफ स्टडीज आर देयर, केस रिपोर्ट्स एंड केस सीरीज। एंड एनालिटिकल स्टडीज में होता है इकोलॉजिकल स्टडीज, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल, कोहोर्ट स्टडीज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। तो फर्स्ट स्टडी है केस रिपोर्ट्स। तो केस रिपोर्ट्स अगर मैं इन शॉर्ट बताना चाहूँ तो केस रिपोर्ट इज अ काइंड ऑफ केस स्टडी। तो कोई भी डिसीज, जब भी कोई एक हेल्थ प्रैक्टिशनर है और उसको कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर है, उसके पास हजारों पेशेंट्स जाते हैं, लेकिन कभी उसको कोई एक ऐसा पेशेंट मिल गया जिसमें उसको कोई अनयूजुअल सिम्टम्स दिख जाए, तो वो डॉक्टर क्या करता है, उस पर्टिकुलर पेशेंट की पूरी एक केस रिपोर्ट बनाता है इन डिटेल, कि जैसे कि क्या सिम्टम्स थे, उसके अकॉर्डिंग उस डॉक्टर ने उसको क्या ट्रीटमेंट दी, उस पेशेंट का उस ट्रीटमेंट के टूवर्ड्स किस तरीके का रिस्पॉन्स था, और ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट रिकवर हुआ क्या, या फिर उसके साथ एक फॉलोअप किया जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट, कि कहीं उसको कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हुआ है, उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से फॉलोअप हुआ होता है। तो इस तरीके से डॉक्टर ने क्या किया, उस पेशेंट की पूरी केस रिपोर्ट बना दी इन डिटेल, उस डिसीज को लेके। तो कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स जब दिखते हैं कोई भी हेल्थ प्रैक्टिशनर को, तो उसको इन डिटेल स्टडी किया जाता है, ताकि कोई भी रेयर डिसीज के बारे में इन डिटेल हम हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो केस रिपोर्ट मतलब इन डिटेल स्टडी ऑफ unusual symptoms or rare diseases. So, reported by clinicians, presentations which are helpful to define new clinical disease, useful in clinical practice, formulating hypothesis. तो लेट्स से कोई एक डॉक्टर को कोई एक अनयूजुअल सिम्टम मिला, उसने उस पेशेंट की पूरी केस रिपोर्ट बना दी, तो वो केस रिपोर्ट वो अपने कलीग्स के साथ भी शेयर करता है, ताकि उनको भी अगर इन केस ऐसे कुछ सिम्टम्स मिले तो उनको इस केस रिपोर्ट से हेल्प हो कि किस तरीके की ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर सिम्टम्स के लिए यूजफुल है, या फिर वो पर्टिकुलर डिसीज के बारे में पूरी जानकारी उनके सिमिलर कॉलीग्स या फिर सिमिलर सर्कल में शेयर की जाती है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है इग्नू के टेक्स्ट बुक में, कोएगुलोपैथी इन पेशेंट विथ रीनल फेलियर। ठीक है, तो नेक्स्ट है केस सीरीज। केस सीरीज क्या होता है, जो केस रिपोर्ट बनाया जाता है डॉक्टर्स से, वो केस रिपोर्ट्स गैदर करके उसके केस सीरीज बनते हैं। जैसे कि एक लेट्स से मैं एक हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे एक पेशेंट मिला जिसमें कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स मिले, मैंने उसका एक डिटेल केस रिपोर्ट बना के शेयर कर दिया। वैसे ही मेरे कुछ कॉलीग्स हैं, चार पांच, उनको भी सिमिलर सिम्टम्स वाले पेशेंट्स मिले और उन्होंने भी उनके इन डिटेल केस रिपोर्ट्स बनाए और शेयर कर दिए। तो ऐसे केस रिपोर्ट्स कोलेट करके केस सीरीज बनते हैं। ठीक है, सो अ केस सीरीज is a group of case reports involving patients who were given similar treatment. New cases or deaths with common characteristics, symptoms or signs are compiled by single or group of clinicians. जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिंगल प्रैक्टिशनर या फिर ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स या क्लिनिशियंस वो केस सीरीज बनाते हैं, या फिर अपने अपने जो केसेस है वो शेयर करते हैं और उसके केस सीरीज बनते हैं। तो उसमें उस पर्टिकुलर डिसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स, सिम्टम्स, साइंस, उस पर्टिकुलर डिसीज के बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। तो उससे क्या होता है, जो भी न्यू केसेस है उसको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन मिलती है, एक इन डिटेल स्टडी होता है केस सीरीज में कोई भी पर्टिकुलर डिसीज के बारे में। सो यू यूज टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज बाय प्लेस टाइम। तो एक, जैसे कि मैंने बोला, एक इन डिटेल स्टडी होता है कोई भी डिसीज का अकॉर्डिंग टू प्लेस टाइम, जैसे कौन से रीजन में है, कौन से पर्टिकुलर ग्रुप में वो ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन उसमें मिलता है। तो
इतना ही याद रखना कि केस रिपोर्ट्स को कंबाइन करके केस सीरीज बनते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इन डिटेल स्टडी होता है कोई भी रेयर डिसीजेस या अनयूजुअल सिम्टम्स को लेके। तो यहाँ पे एक इग्नू के टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स का फर्स्ट जो इन्वेंशन हुआ था वो यूएस में हुआ था, लॉस एंजलिस में, जो चार कुछ होमोसेक्सुअल लोगों में ये कुछ सिम्टम्स पाए गए थे, अनयूजुअल सिम्टम्स उस टाइम में। और उसी को लेके जिन डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट किया था उन्होंने उनके केस रिपोर्ट्स बनाए, और जैसे जैसे वो कॉमन सिम्टम्स कुछ हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को मिलते गए, वैसे वैसे उन्होंने अपने केस रिपोर्ट्स शेयर करते गए, और उसकी फिर एक केस सीरीज बनी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है केस सीरीज का। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में केस सीरीज के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिए, उसको बस गो थ्रू कर लेना। फिर अभी हम लोग देखते हैं एनालिटिकल स्टडीज क्या। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में दो ही टाइप के स्टडीज थे, एक तो केस केस रिपोर्ट एंड केस सीरीज। अभी हम लोग देखते हैं एनालिटिकल स्टडीज क्या है। एनालिटिकल स्टडीज में क्या होगा, पर्टिकुलर डिसीज के कॉज एंड इफेक्ट्स के बारे में स्टडी होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ स्टडी है इकोलॉजिकल स्टडी। तो इकोलॉजिकल स्टडी और हम लोग आगे जो कोहोर्ट स्टडी या फिर केस कंट्रोल स्टडी देखने वाले हैं, उसमें डिफरेंस यही है कि वो स्टडीज जो होते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे की जाती है, और इकोलॉजिकल स्टडी पॉपुलेशन लेवल पे की जाती है। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक इंडिविजुअल को लेके स्टडी नहीं होता है, कोई भी एक पॉपुलेशन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल पे ये स्टडी की जाती है। used to understand the relationship between outcome and exposure at population level। तो आउटकम क्या होता है, आउटकम होता है कोई भी डिसीज, और एक्सपोजर क्या होता है कि वो डिसीज होने के लिए क्या उसके पीछे कॉजेस है, वो होता है एक्सपोजर। तो अगर एग्जांपल ले कि स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, तो स्मोकिंग क्या हो गया, एक्सपोजर, और आउटकम क्या हुआ, लंग कैंसर। तो कोई भी एक एक्सपोजर जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर डिसीज हो रहा है, उन दोनों का रिलेशनशिप इकोलॉजिकल स्टडी में होता है पॉपुलेशन लेवल। दे आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस बट नॉट टेस्टिंग ऑफ इट। तो इकोलॉजिकल स्टडीज से हम लोग हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से ये पर्टिकुलर डिसीज हो रहा है, बट उसको टेस्ट नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी होता है। तो पॉपुलेशन इज ह्यूज, तो कोई भी तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज कंफाउंडिंग फैक्टर्स जैसी कुछ चीजें वहां पे आ जाती है। तो ग्रुपिंग कैन बी डन बेस्ड ऑन प्लेस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, टाइम, और बाय मिक्सिंग प्लेस। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। कोई ऑब्वियसली कोई भी स्टडी करने से पहले एक ग्रुप हम लोग लेंगे, स्टडी ग्रुप, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होनी चाहिए। तो वो ग्रुपिंग जो होता है इन क्राइटेरिया के बेसिस पे होता है कि प्लेस आइडेंटिकल हो, जैसे कि कुछ ग्रुप मैंने लिया जो स्टडी करने के लिए जो सेम स्कूल से हो, या फिर एक फैक्ट्री में से मैंने कुछ लोग सिलेक्ट किए, या फिर जिनका सिमिलर बर्थ प्लेस है, कि मैंने लेट से पुणे से कुछ केसेस लिए, जो लोग पुणे से है बिलोंग करते हैं, उन्हीं का मैंने ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सोशो इकोनॉमिक स्टेटस या फिर प्लेस, इसके बेसिस पे स्टडी के लिए जो ग्रुपिंग होता है वो इन पर्टिकुलर प्लेस या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस या फिर टाइम के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर इकोलॉजिकल स्टडी, सो इकोलॉजिकल स्टडी में स्टडी का बेसिक पर्पस क्या है, कोई भी डिसीज का इंसिडेंस या प्रेवलेंस इकोलॉजिकल स्टडी से पता चलता है कि कोई भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो बीमारी हो रही है वो किस वजह से हो रही है, और उसकी टेंडेंसी क्या है, मतलब कितने लोगों को पॉपुलेशन में पर्टिकुलर पॉपुलेशन में बीमारी हुई है, कौन से नए केसेस मिल रहे हैं। तो एक प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस इकोलॉजिकल स्टडी से पता चलता है।
जैसे कि अगर एग्जांपल दिया तो स्मोकिंग प्रेवलेंस इन इंडिया अगर हम लोग स्टडी करना है तो इकोलॉजिकल स्टडी उसके लिए बेस्ट सूटेबल रहेगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है इकोलॉजिकल स्टडी का, कॉलेरा स्टडी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी जॉन स्नो ने की थी रिगार्डिंग कॉलेरा आउटब्रेक इन लंदन। कॉलेरा की वजह से बहुत ज्यादा डेथ्स उस टाइम पे हो रहे थे, लेकिन उसका कॉज नहीं पता था कि एग्जैक्टली किस वजह से ये स्प्रेड हो रही है बीमारी। तो जॉन स्नो ने उस पर्टिकुलर डिसीज को लेके स्टडी किया और उन्होंने पता किया कि कॉलेरा जो है वो एक मतलब लंदन में एक प्लेस है ब्रॉड स्ट्रीट करके, वहां पे एक वाटर पंप है। उस पंप से जिन लोगों ने पानी पिया था उन लोगों में ये कॉलेरा की बीमारी पाई गई थी, और उस वजह से वहां पे वो बीमारी स्प्रेड हो रही थी। तो जब उन्होंने ये पता किया कि उसका कॉज क्या है, तो तब वो पंप जो है वो रिमूव कर दिया था, एंड उसके बाद वो बीमारी स्प्रेड होना कम हुआ था। तो ये कॉलेरा के ऊपर जो स्टडी हुई थी अ, उसके कॉज को लेके उस तो यू नो वो वाटर पंप का जो कंटामिनेटेड वाटर था उसकी वजह से ये बीमारी स्प्रेड हो रही थी। तो इसके बारे में ये इकोलॉजिकल स्टडी का बेस्ट एग्जांपल है। इट स्टडीज कॉज ऑफ पर्टिकुलर डिसीज इन पर्टिकुलर पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर डिसीज का जो स्प्रेड हो रहा है या फिर जो रीजन है कि किस वजह से वो बीमारी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में स्प्रेड हो रही है, उसके बारे में जानने के लिए इकोलॉजिकल स्टडीज की जाती है। तो अभी सेकेंड टाइप ऑफ स्टडी है केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी क्या है? अभी दीज स्टडीज इन्वेस्टिगेट द इटियोलॉजी ऑफ डिसीज। इटियोलॉजी मीन्स कोई भी डिसीज के कॉजेस क्या हो सकते हैं, वो स्टडी किया जाता है केस कंट्रोल स्टडी में। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि ये जो स्टडी है इंडिविजुअल लेवल पे होती है, एंड यहाँ पे केस और कंट्रोल दो ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी पॉपुलेशन में डिसीज हो चुका है लोगों को, और वो डिसीज के कॉजेस क्या है वो पता करने के लिए ये स्टडी होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी केसेस है कुछ पर्टिकुलर डिसीज के, लेकिन फिर पीछे जाके रिसर्चर क्या देखेगा कि ये डिसीज जो है वो किस वजह वजह से हुई है। ठीक है। तो इस स्टडी को, so increasingly it is used to know the causes of disease which are rare and chronic। जो भी causes है बहुत जो रेयर है और क्रोनिक है, उसके बारे में स्टडी करने के लिए केस कंट्रोल स्टडी बेस्ट है। both the exposure and outcome have occurred before the onset of study। तो जैसे कि मैंने बताया कि लोगों को ऑलरेडी बीमारी हो चुकी है, मतलब वो कुछ पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर्स से एक्सपोज भी हुए हैं और उनमें डिसीज पाई भी गई है। ठीक है। तो स्टडी करने से पहले ये दोनों चीजें हो चुकी है ऑलरेडी। अभी रिसर्चर को क्या करना है, थोड़ा पास्ट में जाके स्टडी करना है कि कोई भी पर्टिकुलर डिसीज हुई है तो उसके रीजंस क्या थे। स्टडी प्रोसीड्स बैकवर्ड्स फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज। जैसे कि अभी मैंने बताया कि बैकवर्ड स्टडी है कि रिसर्चर को पास्ट में जाके देखना है कि जो भी कॉज है, मतलब कोई भी डिसीज जो हुआ है वो कौन सी वजह से हुआ है। सो इट इज अ स्टडी फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज। यूज अ कंट्रोल और कंपैरिजन ग्रुप टू सपोर्ट एंड इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे दो ग्रुप्स होंगे स्टडी करने के लिए। एक होगा केस ग्रुप जिनमें वो बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है, और एक होगा कंट्रोल ग्रुप जिनमें वो बीमारी नहीं हुई है। ठीक है। तो रिसर्चर क्या करेगा, दो ग्रुप लेगा विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, और बट उनमें से कुछ एक ग्रुप होगा जिनमें वो बीमारी हुई है और एक ग्रुप होगा जिनको वो बीमारी नहीं हुई है। और फिर रिसर्चर क्या करेगा, पास्ट में जाके देखेगा कि
जो भी केस ग्रुप वाले लोग हैं जिनको बीमारी हुई है, वो बीमारी किस वजह से हुई है। जैसे कि अगर लेट से बीमारी, तो एग्जाम्पल लेते हैं इस बीमारी का, लेट से ओरल कैंसर हम लोग देखते हैं। तो ओरल कैंसर हुआ है टोबैको कंजम्पशन की वजह से। तो रिसर्चर ने क्या किया, एक केस ग्रुप लिया, एक कंट्रोल ग्रुप लिया, और पीछे जाके देखा कि इनमें से कौन से लोग थे जिन्होंने टोबैको कंज्यूम किया था, मतलब वो एक्सपोज थे रिस्क फैक्टर से, और कौन से लोग हैं जिन्होंने टोबैको नहीं लिए कंज्यूम किया था, जो अनएक्सपोज थे रिस्क फैक्टर से। और कंट्रोल ग्रुप में भी सेम होगा, वो पीछे जाके पास्ट में जाके देखेंगे कि कौन से लोग हैं जिन्होंने टोबैको कंज्यूम करते थे, और कौन लोग हैं जो टोबैको कंज्यूम नहीं करते थे। तो यहाँ पे केसेस में जो टोबैको कंज्यूम करते थे उनको ये डिसीज हुआ है, और जो नहीं करते थे उनको भी, ऐसे भी कुछ केसेस है, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको ओरल कैंसर हुआ है। और कंट्रोल ग्रुप में जो टोबैको कंज्यूम करते थे लेकिन उनमें डिसीज नहीं हुआ है, और जो नहीं करते थे और उनमें नहीं हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से केस और कंट्रोल ग्रुप को कंपेयर किया जाता है कि जो भी डिसीज है उसका कॉज के साथ कितना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, वो स्टडी करने के लिए कि ओरल कैंसर से मतलब कितना परसेंट चांसेस है कि, सॉरी आई एम सो सॉरी, टोबैको कंजम्पशन से कितना परसेंट चांसेस है कि ओरल कैंसर हो सकता है। तो कॉज और इफेक्ट में कितना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, ये स्टडी करने के लिए केस कंट्रोल स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पे वही बताया, न्यूली डायग्नोज केसेस आर कंपेयर्ड विद सब्जेक्ट्स विदाउट डिसीज। तो ये दोनों ग्रुप्स में कंपैरिजन होता है स्टडी करने के लिए। तो केस कंट्रोल स्टडीज में केसेस आर रिक्रूटेड फ्रॉम इधर हॉस्पिटल्स, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, केसेस। तो ये कुछ ऑप्शंस है जहाँ से केसेस मतलब जो भी पेशेंट्स है वो स्टडी करने के लिए हम लोग ले सकते हैं। और कंट्रोल ग्रुप के जो कंट्रोल ग्रुप में जो भी लोग हम लोगों को लगेंगे स्टडी करने के लिए, तो ये कुछ ऑप्शंस है जो हम लोग वहां से कंट्रोल ग्रुप के लिए केसेस ले सकते हैं। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों भी ग्रुप्स के सेम होने चाहिए। So exposure to potential risk factors in both cases and controls is evaluated by examining case sheets और इंक्वायरी ऑफ पेशेंट्स। तो जो भी हम लोग लेने वाले, जो केसेस लेने वाले स्टडी करने के लिए, उनमें वो रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि अभी ओरल कैंसर पे स्टडी हो रहा है, तो हमें पता करना है कि कौन कौन से लोग थे जो टोबैको कंज्यूम कर रहे थे और कौन कौन से लोग थे जो नहीं कर रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो पेशेंट से इंक्वायरी करेंगे कि बाबा आप टोबैको कंज्यूम करते थे, आप टोबैको कंज्यूम नहीं करते थे, वो उन्हीं को पूछ लेंगे। या फिर जो केस शीट्स होते हैं, जब भी लेट्स से हॉस्पिटल्स वगैरह में जब भी पेशेंट्स एडमिट होते हैं तो उनकी एक केस हिस्ट्री बनाई जाती है, केस रिपोर्ट बनाया जाता है, तो उससे हमें पता चल सकता है कि उनके हैबिट्स क्या क्या थे। या फिर पेशेंट्स के रिलेटिव्स से हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर बायोकेमिकल टेस्ट से हमें पता चल सकता है कि वो टोबैको कंज्यूम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। ठीक है। तो ये हो गया केस कंट्रोल स्टडी। तो केस कंट्रोल स्टडी के जो रिजल्ट मतलब जो इवैल्यूएशन किया जाएगा वो ऑड्स रेशो के साथ किया जाता है। तो ऑड्स रेशो क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड डिसीज, कि कोई भी रिस्क फैक्टर और आउटकम में कितना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है वो ऑड्स रेशियो से पता चलता है। तो एग्जांपल, ये जैसे कि हम लोगों ने लिया था टोबैको कंजम्पशन एंड ओरल कैंसर, तो उन दोनों में कितना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है वो इस फॉर्मूला से पता चलता है। तो ये ऑड्स रेशियो का फॉर्मूला है। ये एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है जिससे ये कंक्लूजन मिला है कि टोबैको chewers have a risk of having oral cancer 8.1 times than that of non-tobacco chewers। तो एक रिलेशन पता चला
कॉज एंड इफेक्ट में केस कंट्रोल स्टडी से। तो ये एक एग्जाम्पल है। ऑड्स रेशियो से कैलकुलेट किया जाता है कि एक्सपोजर और आउटकम में कितना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको आपके क्वेश्चंस को रिजॉल्व करना ट्राई करूंगी। तो नेक्स्ट है एनालिटिकल स्टडी में क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी बहुत सिंपल स्टडी है। इससे क्रॉस सेक्शनल स्टडी से कोई भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में प्रेवलेंस ऑफ डिसीज पता चलता है कि कितना हद तक वो डिसीज स्प्रेड हो रहा है। तो इसमें कैसे है कि कोई पास्ट या फ्यूचर में जाके स्टडी नहीं करना है, सेम टाइम पे इसमें स्टडी हो जाता है। तो क्या होता है, इन दिस स्टडीज बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम ऑफ डिसीज आर इन्वेस्टिगेटेड एट द सेम टाइम। एक सेम टाइम पे पर्टिकुलर पॉपुलेशन में डिसीज कितना स्प्रेड हुआ है और किस वजह से स्प्रेड हुआ है वो पता चलता है। यूनिट ऑफ स्टडी इज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी होता है। Target population is studied using representative population and the results are generalized to the population. तो entire population में इसमें study नहीं होगा, एक population से कुछ sample select किया जाएगा और उसके उस sample पे study करके फिर जो भी results होंगे वो generalize किए जाएंगे population के साथ। These studies are also called prevalence studies. तो इस स्टडी को प्रेवलेंस स्टडीज क्यों बोला जाता है? बिकॉज पर्टिकुलर पॉपुलेशन में सेम टाइम पे पता चलेगा कि उस डिसीज की फ्रीक्वेंसी और टेंडेंसी क्या है। To avoid sample bias, random sampling techniques are used such as simple, systematic, clustered, stratified. तो ये कुछ सैम्पलिंग के मेथड्स है, रैंडम सैम्पलिंग के, जो यूज किए जाते हैं सैम्पलिंग बायस अवॉइड करने के लिए, ताकि रिजल्ट जो है वो सही और एक्यूरेट मिले हम लोगों को। ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी में एक पॉपुलेशन लिया जाता है। तो अगर एग्जाम्पल के साथ हम लोगों को देखना है तो लेट्स से कि मुझे चेक करना है कि लंग कैंसर किस वजह से होता है। लेट्स से हम लोग बोलते हैं कि मैंने मैंने तो लेट्स से हम लोग बोलते हैं कि लंग कैंसर जो है स्मोकिंग की वजह से होता है। तो मुझे ये स्टडी करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं लेट्स से एक कॉलेज स्टूडेंट्स, एक कॉलेज में जाऊंगी। ऑब्वियसली पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ मैं वो स्टडी नहीं करूंगी, तो मैं एक बैच लूंगी और उनमें मैं देखूंगी कि कौन से लोग हैं। तो मैंने कॉलेज में गई, मैंने एक सैंपल सिलेक्ट किया, फिर मैंने देखा कि कौन से लोग हैं जो स्मोक करते हैं, कौन लोग हैं जो स्मोक नहीं करते हैं। ठीक है। और स्मोक जो करते थे, कर रहे हैं लोग, उनमें से कितने लोगों को डिसीज हुई है, लंग कैंसर है, कितने लोगों को लंग कैंसर नहीं है। और फिर जो लोग स्मोक नहीं कर रहे थे उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लंग कैंसर है और कितने लोग ऐसे हैं जिनमें लंग कैंसर नहीं है। तो एक ही टाइम पे मुझे डिसीज का कॉज भी पता चल गया और उस डिसीज का एक एक प्रेवलेंस भी पता चल गया कि वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन में वो डिसीज के कितने फ्रीक्वेंसी क्या है, टेंडेंसी क्या है, वो सब एक ही टाइम पे मुझे पता चल गया। ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इवैल्यूएटिंग कोविड-19 पॉजिटिव रेट्स अमंग वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड एडोलेसेंट। तो अगर क्रॉस सेक्शनल स्टडी में मुझे ये पता करना है कि वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनमें कितने लोग ऐसे हैं जिनमें कोविड पॉजिटिव केसेस है। तो मैंने क्या किया, एक पॉपुलेशन में से मैंने कुछ सैंपल सिलेक्ट किया, उनमें से मैंने देखा कि कौन कितने लोग हैं जो वैक्सीनेटेड है, कितने लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड है, और वैक्सीनेटेड लोगों में से कितने लोग कोविड पॉजिटिव है और कितने लोग कोविड नेगेटिव है।
और अनवैक्सीनेटेड में से भी मैंने देखा कि कितने लोग कोविड पॉजिटिव है और कितने लोग है जिनको कोविड नहीं है। तो एक ही टाइम पे मुझे पता चल गया कि कितने लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेटेड होके भी उनको कोविड पॉजिटिव है वो लोग, और जो कितने लोग ऐसे हैं जो अनवैक्सीनेटेड होके कोविड पॉजिटिव है। तो एक एक प्रेवलेंस या फिर एक फ्रीक्वेंसी पता चली मुझे उस डिसीज के, और कॉजेस भी पता चलते। तो एक ही टाइम पे ये सब चीज होता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि गिव्स इट इट गिव्स अ स्नैपशॉट ऑफ पॉपुलेशन। स्नैपशॉट मतलब एक ही टाइम पे उस डिसीज के कॉजेस और एक्सपोजर और कॉजेस दोनों, एक्सपोजर और आउटकम दोनों का पता चलता है। इट गिव्स प्रेवलेंस ऑफ डिसीज की पर्टिकुलर पॉपुलेशन में अ, कितना वो डिसीज स्प्रेड हुआ है, कितने हद तक, वो इस स्टडी से पता चलेगा। मोर यूजफुल फॉर क्रोनिक डिसीज एंड शो पैटर्न ऑफ डिसीज। एक पैटर्न या प्रेवलेंस, जैसे कि हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया, एक ही टाइम पे वो पता चल जाता है। इनएक्सपेंसिव एंड completed within a short period of time। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है। टेल्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज रादर देन एटियोलॉजी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है पर्टिकुलर डिसीज की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना स्प्रेड हो रही है पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ये डिसीज, ये पता चलता है, ना कि उसके कॉजेस के बारे में ज्यादा पता चलता है। कैन नॉट एस्टैब्लिश कॉजलिटी एज डज नॉट एस्टैब्लिश टाइम सीक्वेंस। तो यहाँ पे फ्यूचर में जाके या पास्ट में जाके स्टडी नहीं हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर डिसीज का कॉज एंड इफेक्ट नहीं, रिलेशन नहीं पता चलता है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है। अभी नेक्स्ट है एनालिटिकल स्टडीज का। नेक्स्ट स्टडी है कोहोर्ट स्टडी। तो कोहोर्ट स्टडी में क्या है, यहाँ पे जैसे कि केस कंट्रोल में क्या था कि, और जब हम लोगों ने स्टडी स्टार्ट किया तब ऑलरेडी डिसीज और एक्सपोजर दोनों भी हो चुका था। बट कोहोर्ट स्टडी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे डिसीज, जब हम लोग स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तब डिसीज नहीं हुआ है लोगों में, सिर्फ लोग एक्सपोज्ड हुए हैं रिस्क फैक्टर्स के साथ, बट डिसीज डेवलप नहीं हुआ है, तब स्टडी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो हम लोगों को ध्यान रखना है। सो दीज स्टडीज आर कॉल्ड इंसिडेंस और लॉन्जिट्यूडिनल स्टडीज। तो कोहोर्ट स्टडीज को इंसिडेंस स्टडीज के ऊपर बोलते हैं, बिकॉज इसमें न्यू केसेस, जैसे जैसे हम लोग स्टडी करते हैं वैसे वैसे हम लोगों को न्यू केसेस के बारे में पता चलता है, तो इसीलिए इसको इंसिडेंस स्टडी बोलते हैं। आगे आपको और क्लियर आइडिया मिलेगा कि इसको इंसिडेंस स्टडी क्यों बोलते हैं। कोहॉर्ट मीन्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। तो कोहॉर्ट वर्ड का मीनिंग क्या है, ग्रुप। ग्रुप मतलब कोहॉर्ट। तो कोई भी ग्रुप के ऊपर स्टडी किया जाता है जिसको कोहॉर्ट स्टडी बोलते हैं। सब्जेक्ट्स ऑफ कोहॉर्ट्स have common characteristics, experience and conditions। तो जो भी स्टडी करने के लिए हम लोग केसेस ले रहे हैं वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उनके। कोहर्ट्स आर आइडेंटिफाइड प्रायर टू द अपीयरेंस ऑफ डिसीज। तो जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे जब हम लोग स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन लोगों पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं उनमें ये डिसीज डेवलप नहीं हुआ है, दे आर जस्ट एक्सपोज टू रिस्क फैक्टर्स। ओके। स्टडी ग्रुप्स आर ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे फॉलो अप किया जाता है, जिस जिस पर्टिकुलर ग्रुप पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं उनको एक काफी लॉन्ग टाइम के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, उनके साथ फॉलो अप किया जाता है। तो ये एक बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग स्टडी है, इसमें मतलब स्टडी काफी सालों तक ये स्टडी होती है, इसीलिए उसको लॉन्जिट्यूडिनल स्टडीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे कोहॉर्ट स्टडी कैसे होता है कि लेट्स से
अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं स्मोकिंग एंड लंग कैंसर का। तो मैं स्टडी करना चाहती हूँ कि लंग स्मोकिंग, मतलब जो लोग ज्यादा स्मोक करते हैं, क्या चांसेस है कि उनमें ज्यादा लंग कैंसर हो। तो ये अगर स्टडी करना है तो मैं क्या करूंगी, मैंने कुछ ऐसे लोग लिए जो स्मोक कर रहे हो। लेट्स से कि अगेन मैं एक कॉलेज में गई, वहां पे मैंने एक बैच सिलेक्ट किया, फिर मैंने देखा कि उनमें से कुछ लोग जो स्मोक करते हैं, वैसा एक मैंने ग्रुप लिया, और ऐसे कुछ लोग लिए जो स्मोक नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी जब स्टडी कर रही हूँ तो देख रही हूँ कि ये लोग हैं जो स्मोक कर रहे हैं। तो मैं ऑब्जर्व करती रहूंगी कि ये स्मोक करते 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 फ्यूचर में जाके, लेट्स से मैंने कुछ मंथ्स के बाद जब ऑब्जर्व किया, तो मैंने पाया कि जो लोग स्मोक कर रहे थे उनको कुछ आफ्टर सम टाइम, लेट्स से कि कुछ महीनों बाद या फिर कुछ साल बाद, उनमें लंग कैंसर का डिसीज हो गया उनको। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो स्मोक कर रहे थे बट फिर भी उनमें ये डिसीज उनको नहीं हुआ है। तो ऐसे भी कुछ केसेस है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे स्टडी स्टार्ट किया। मैंने देखा, ऑब्जर्व किया किया किया, फिर मुझे कुछ पता चला कि जो लोग स्मोक कर रहे थे उनमें से कुछ थे जिनको डिसीज हुआ, या फिर जो स्मोक कर रहे थे उनमें से कुछ है जिनको डिसीज नहीं हुआ। सिमिलरली जो स्मोक नहीं कर रहे थे उनको भी मैं ऑब्जर्व किया, मैंने ऑब्जर्व किया किया किया, और फिर मैंने देखा कि जो स्मोक नहीं कर रहे थे उनको भी कुछ टाइम के बाद लंग कैंसर हुआ। और कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लंग कैंसर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग स्टडी है, मुझे काफी टाइम तक इन लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और फिर मुझे कुछ केसेस ऐसे मिलेंगे जिनको डिसीज है, और कुछ केसेस ऐसे मिलेंगे जिनको डिसीज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये स्टडी जो है वो प्रेजेंट टू फ्यूचर के बेसिस पे होती है, तो इसीलिए इसको प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी बोलते हैं। सो स्टडी प्रोसीड्स फॉरवर्ड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट। ठीक है, तो कॉज तो यहाँ पे है जब हम लोगों ने स्टडी स्टार्ट किया, इफेक्ट हम लोग फ्यूचर में जाके देखेंगे कि क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं इस कॉज की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल है कोहोर्ट स्टडी का, फ्रामिंगम हार्ट स्टडी। तो काफी टाइम तक ये स्टडी चला था, हार्ट डिसीज के ऊपर स्टडी हुआ था, काफी टाइम तक चला था। वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है कोहोर्ट स्टडी का। ठीक है, तो कोहोर्ट स्टडी के कुछ टाइप्स है। अ, तीन टाइप के स्टडीज होते हैं कोहोर्ट स्टडी में, प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट, रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट एंड कंबाइंड कोहोर्ट। प्रोस्पेक्टिव जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे आउटकम, मतलब डिसीज हैज नॉट येट अकर्ड व्हेन स्टडी हैज बिगिन, ओनली एक्सपोजर हैज अकर्ड, जो हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया कि लोग जो है एक्सपोज्ड है रिस्क फैक्टर्स से, बट उनमें डिसीज अब तक डेवलप नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे करेंगे करेंगे, और फ्यूचर में जाके उनको डिसीज हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टडी। ठीक है, researcher looks for development of same disease in both exposed and non-exposed group, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट क्या हुआ, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट। इसमें क्या होगा, बोथ एक्सपोजर एज वेल एज आउटकम हैव अकर्ड। तो इसमें क्या होता है, लोगों में लोग मतलब एक्सपोज भी हुए हैं रिस्क फैक्टर से, और उनमें डिसीज भी हो चुका है उनको। ठीक है, और रिसर्चर क्या करेगा, रिसर्चर विल go back in time and take only exposure into consideration, and then look for development of same disease in both exposed and non-exposed। तो रिसर्चर समय से पीछे जाएगा या पास्ट में जाएगा, और फिर देखेगा कि ओके अभी ये डिसीज हुआ है, तो ये पास्ट में जाके देखेगा कि ये डिसीज होने के पीछे रीजंस क्या है। तो अगर लंग कैंसर हुआ है
तो रिसर्चर पास्ट में जाके देख रहा है कि जिनको लंग कैंसर हुआ है, क्या वो लोग ज्यादा स्मोक कर रहे थे और उसकी वजह से उनको अभी लंग कैंसर हुआ है। तो ये समय से पीछे जाके रिसर्चर स्टडी करता है कि कौन से ऐसे कॉजेस है जिसकी वजह से जिसकी वजह से पर्टिकुलर डिसीज हुआ है। और कंबाइंड कोहोर्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रहेगा, combination of prospective and retrospective study. So researcher will first go back in time and take only exposure into consideration कि okay, ये लोग हैं जो स्मोक कर रहे थे, ठीक है, अभी रिसर्चर पास्ट में गया है और वो सिर्फ कंसिडर कर रहा है एक्सपोजर को कि क्या ओके तो ये लोग स्मोक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो कंसिडर कर रहे हैं। उनको डिसीज हुआ है या नहीं हुआ है, दैट इज अनदर स्टोरी। अभी सिर्फ एक्सपोजर पे फोकस कर रहा है रिसर्चर पास्ट में जाके। फिर क्या करेगा रिसर्चर, लेटर कोहोर्ट इज फॉलोड प्रोस्पेक्टिवली इनटू फ्यूचर फॉर आउटकम। तो रिसर्चर ने स्टडी स्टार्ट किया, उसने पास्ट में जाके देखा कि ओके जो लोग जिनमें डिसीज हुआ है वो स्मोक कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो उन्होंने देखा। और फिर वो समय से आगे गए, मतलब फ्यूचर में गए, और फिर उन्होंने देखा कि इनमें डिसीज डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है ये, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। तो ये कुछ 3 टाइप्स ऑफ स्टडीज है, प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव एंड कंबाइंड कोहोर्ट। ठीक है, तो कोहॉर्ट में कुछ स्टेप्स है स्टडी करने के। स्टेप्स इन्वॉल्व इन कोहॉर्ट स्टडीज, तो स्टेप्स क्या क्या है? सिलेक्टिंग सैंपल, पहले सैंपल सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से लोगों पे स्टडी करना है। उसमें इधर जनरल पॉपुलेशन और स्पेशल ग्रुप्स, जैसे कि या तो जनरल पॉपुलेशन लेंगे या फिर कुछ स्पेशल ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, जैसे डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए या रेडियोलॉजिस्ट हो गए। ऑब्टेनिंग डेटा ऑन एक्सपोजर, तो एक्सपोजर के बेसिस पे डेटा गैदर किया जाएगा थ्रू पर्सनल इंटरव्यूज। मतलब ये जो लोग हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं उनके साथ पर्सनल इंटरव्यूज होगा, जिससे पता चलेगा कि वो लोग मतलब स्मोक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब जो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड है। तो ये सब इंटरव्यू करके इंफॉर्मेशन गैदर किया जाएगा। रिव्यूज ऑफ रिकॉर्ड्स, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये कुछ तरीके हैं जिससे इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर लोग हैं वो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड है या नहीं है। सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप, तो यहाँ पे जब डेटा गैदर किया है वहां पे अगेन कंपैरिजन ग्रुप एक होता है। मतलब जो भी स्टडी हो रहा है, एक तो लोग हैं जिनमें वो डिसीज है और एक कंपेयर करने के लिए दूसरा ग्रुप सिलेक्ट किया जाता है। तो इंटरनल कम तो अगेन कंपैरिजन में 2 टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कंपैरिजन में क्या होगा, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ एक्सपोजर उनमें कंपैरिजन होगा। तो अगर मैं स्मोकिंग के बारे में स्टडी कर रही हूँ तो वो पर्टिकुलर ग्रुप में मैं कैसे कंपेयर करूंगी लोगों को, कि ये ए है जो 10 सिगरेट पी रहा है दिन के, और एक बी है जो 20 सिगरेट पी रहा है दिन के। तो इस तरीके से एक इंटरनल कंपैरिजन होता है। और एक्सटर्नल कंपैरिजन क्या हो गया, कोहोर्ट ऑफ रेडियोलॉजिस्ट विद कोहोर्ट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो एक रेडियोलॉजिस्ट जो है उनमें पर्टिकुलर बीमारी का कॉज पता करने के लिए मुझे उनको कोई एक्सटर्नल ग्रुप से कंपेयर करना पड़ेगा। तो उन ये ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का एक ग्रुप मैं सिलेक्ट करूंगी कंपैरिजन के लिए, जिससे मुझे कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, मतलब एसोसिएशन के बारे में अच्छे से स्टडी करने में हेल्प होगा। तो हमेशा कंपैरिजन ग्रुप सिलेक्ट किया जाता है वो एसोसिएशन पता करने के लिए कॉज एंड इफेक्ट में। और फॉलोअप, फोर्थ स्टेप कोहॉर्ट स्टडी का है फॉलोअप, जहाँ पे फ्यूचर में जो जिस ग्रुप पे मैं स्टडी कर रही हूँ उनमें वो डिसीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखने के लिए मुझे
फॉलोअप करते रहना पड़ेगा उन लोगों के साथ। तो उसमें क्या होता है, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं कि लेट्स से मैं 1 महीने में 2 महीने में इन लोगों के कुछ मेडिकल टेस्ट करा रही हूँ, जिससे मुझे पता चल रहा है कि कौन से लोग हैं जिनमें उस डिसीज के कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं, या फिर कौन से लोग हैं जिनमें नहीं मिल रहे, या फिर मैं उनके घर जाके ये पता करूंगी। तो ऐसे इस तरीके से कुछ फॉलोअप उनके साथ लिया जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स है जो कोहॉर्ट स्टडी करने के टाइम पे फॉलो करने पड़ते हैं। पहले तो सिलेक्ट करेंगे सैंपल, फिर उसमें से इंटरव्यू वगैरह के बेसिस पे देखेंगे कि कौन से लोग हैं जो एक्सपोज है, कौन लोग हैं जो एक्सपोज नहीं है। फिर उन उन लोगों में कंपेयर किया जाएगा, इंटरनल कंपैरिजन या एक्सटर्नल कंपैरिजन के हिसाब से, और फिर उनको फॉलो अप किया जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ कोहॉर्ट स्टडी के एनालिसिस या इवैल्यूएशन जो है वो ये कुछ फॉर्मूलाज है, उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन किया जाता है। तो उसमें एक होता है इंसिडेंस रेट, रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। ये कुछ इवैल्यूएशन मेथड्स है। तो इसके फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। सो इसका कोहॉर्ट स्टडीज का जो डेटा गैदर होता है उसको एनालाइज करने के लिए इन फॉर्मूलाज जो है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूलाज उसमें यूज होते हैं। एंड यहाँ पे अगेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोहॉर्ट स्टडीज। तो यहाँ पे ये कुछ एडवांटेजेस है एंड डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि इंसिडेंस एंड रिलेटिव रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड, कि जैसे जैसे फ्यूचर में जा रही हूँ मैं स्टडी करते करते, वैसे वैसे मुझे नए केसेस मिल रहे हैं। तो इसीलिए इसको इंसिडेंस मतलब क्या होता है, नए केसेस, नंबर ऑफ न्यू केसेस इंसिडेंस होता है। तो इससे नए इंसिडेंस एंड रिलेटिव रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज इज बेस्ट स्टडीड बाय कोहोर्ट। जैसे कि एक फॉलोअप होता है, फॉलोअप काइंड ऑफ स्टडी है कि बहुत लंबा चलता है ये स्टडी। तो अ, इसीलिए क्या है कि नेचुरल हिस्ट्री, कोई भी पर्टिकुलर डिसीज की हिस्ट्री अच्छे से हम लोगों को पता चल जाती है। यूजफुल फॉर क्रोनिक डिसीज, टेस्टिंग मल्टीपल इफेक्ट्स, मेजरमेंट ऑफ टाइम रिलेशनशिप, नो रिकॉल बायस। ये कुछ एडवांटेजेस है। रिकॉल बायस क्या होता है? रिकॉल बायस होता है कि लेट्स से, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। लेट्स से मुझे लंग कैंसर के ऊपर स्टडी करना है और मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कितने लोग स्मोक कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। तो मैंने इंटरव्यू के टाइम पे लोगों को पूछा कि ओके, अब मुझे बताओ कि आपने स्मोक करना कब से स्टार्ट किया, लेकिन लोगों को याद ही नहीं आ रहा है कि उन्होंने टेंटेटिव कब से वो स्टार्ट किया स्मोक करना। तो इसको बोलते हैं रिकॉल बायस, कि रिकॉल नहीं कर पाते हैं कि वो कब से एक्सपोज हुए हैं रिस्क फैक्टर से। और डिसएडवांटेजेस क्या है? अनसूटेबल फॉर रेयर डिसीज। रेयर डिसीज के लिए अनसूटेबल क्यों है? बिकॉज ये एक मतलब टाइम कंज्यूमिंग स्टडी है, एक फॉलोअप स्टडी है, जहाँ पे क्या है कि मुझे पता नहीं है। सी, मैं स्टडी कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि फ्यूचर में जाके डिसीज डेवलप होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो हो सकता है कि मैं स्टडी कर रही हूँ, लेकिन जिन लोगों पे मैं स्टडी कर रही हूँ उन लोगों में वो डिसीज फ्यूचर में जाके हुआ ही नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि ये अनसुटेबल होता है फॉर रेयर डिसीजेस। इट इज ऑब्वियसली एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक ये स्टडी चलता है, एंड लॉस टू फॉलो। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है कोहोर्ट स्टडीज के। ठीक है। तो बस यही है कि जहाँ पे अ, ये स्टडी खत्म होता है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो टिल देन, बाय, टेक केयर।